बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कितने बड़े धमाके की साजिश थी। मैं इस समय जहां मौजूद हूं ये तो लाल किला है, लेकिन लाल किले के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिसके साथ साथ आसपास के सारे इलाके, चांदनी चौक, इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, लगभग हर एक पर 200 से ज्यादा धमाके करने की तैयारी थी और 200 से ज्यादा आईईडी तैयार किए जा रहे थे लगातार। यही नहीं, इस समय की, इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर हम ये बता रहे हैं कि इस समय जिस आतंकी मॉड्यूल के तहत महीनों से मुंबई में 26/11 जैसे धमाके को अंजाम देने की कोशिश और साजिश की जा रही थी। याद रखिएगा 10/11 है तारीख, क्योंकि 10/11 यानी कि 10 नवंबर तारीख थी और इसी 10 नवंबर के आधार पर 26/11 की तरह की एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का कोई एक पैमाना तय किया जा रहा था। इस साजिश को 2025 यानी कि पूरे वर्ष काम किया जा रहा था और उसके साथ साथ इसे ही अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, मुकेश मेरे साथ हैं। मुकेश, बहुत बड़ा खुलासा है ये। इससे ये पता लगता है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही रह गई है। देखिए, बिल्कुल ये तो एक छोटी सी घटना थी, लेकिन जो जानकारी मिली है खुफिया एजेंसियों से, बहुत बड़ी जानकारी मिली है कि ये जो आतंकी थे ये 26/11 की तर्ज पर दिल्ली और एनसीआर को दहलाने की फिराक में थे और इसकी प्लानिंग जनवरी 2025 से चल रही थी। जनवरी 2025 से लगातार जो डॉक्टरों का पूरा एक टेरर नेटवर्क था, ये लगातार जो विस्फोटक है, जो हथियार हैं, वो इकट्ठा कर रहे थे और ये भी जानकारी मिली है कि जैश-ए मोहम्मद के इशारे पर ये सारा काम किया जा रहा था। अब तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में जो बहुत सारी लोकेशन हैं, जिसमें फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नोएडा है, दिल्ली है, इनके जो हाई प्रोफाइल इलाके हैं, भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, यहाँ पर ये बड़े धमाके करने की प्लानिंग कर रहे थे और इनकी प्लानिंग थी कि 200 आईडी तैयार किए जाएं, यानी कि 200 जगहों पर एक साथ धमाके हों। तो ये बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और जैश-ए मोहम्मद ने खास तौर पर डॉक्टरों के ग्रुप को चुना था, क्योंकि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहाँ 40% कश्मीरी जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और कश्मीरी स्टाफ भी है वहाँ पर। तो खास तौर से अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों को चुना गया था। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ ही जो कश्मीर में डॉक्टर हैं उनका भी ग्रुप इसमें एक्टिव था। तो ये इसलिए चुना गया था कि डॉक्टरों पर किसी को शक नहीं होता है, वो समाज के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की जिंदगी बचाते हैं। तो डॉक्टरों को इसलिए चुना गया था कि दिल्ली और एनसीआर में जब इनका मूवमेंट हो, जब ये घूमे, तो कोई इन पर शक ना करे, इसीलिए उनको चुना गया था। और ये लोग लगातार पिछले कुछ समय से दिल्ली के अलग अलग इलाकों की रेकी कर रहे थे और 200 आईडी बनाने की फिराक में थे, क्योंकि जितना विस्फोटक मिला है वो 2900 किलो विस्फोटक पूरे दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर धमाके करने के लिए काफी है। इसीलिए ये प्लानिंग कर रहे थे कि करीब 200 आईडी बनाए जाएं और दिल्ली एनसीआर में तमाम जगहों पर एक साथ सीरियल ब्लास्ट किए जाएं। तो 26/11 की तर्ज पर ये देश को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही इनको पकड़ लिया गया और एक बहुत बड़ा जो हमला होने वाला था उसको रोक दिया गया है। मुकेश, आपको आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही, आ रही है जी। जी, आवाज आ रही है। मुकेश, एक बड़ा सवाल यह है कि अगर 26/11 की आतंकी हमले की तरह ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाके को टारगेट करके एक आतंकी हमला करना चाहते थे, लाल किले की भी रेकी की थी उमर ने और डॉक्टर मुजब्बिल ने, तो फिर ये उन्होंने इस प्लान को टाला क्यों? और वो 2 गाड़ियां जो उन्होंने और प्रोक्योर की थी इस गाड़ी के अलावा जिसमें ब्लास्ट हुआ परसों शाम को, वो गाड़ियों को क्या पुलिस अभी तक आइडेंटिफाई कर पाई है? कहाँ पर हैं, कहाँ छिपा के रखी हुई है, कहाँ पार्क है? देखिए, टाला इसलिए कि जो हमला करना था उसके पहले ही इनको पकड़ लिया गया। इन्होंने पूरा विस्फोटक स्टोर कर लिया था और जो आईडी हैं, टाइमर्स हैं, उनको बनाने का जो काम था वो शुरू हो चुका था। लेकिन इसी बीच एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि 19 अक्टूबर को जो श्रीनगर है वहाँ पर आदिल ने जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर कुछ जगहों पर लगाए और जब
J&K पुलिस ने उन पोस्टर्स को लगाने वाले को सीसीटीवी कैमरे में देखा तो फिर आदिल की पहचान हुई और आदिल पकड़ा गया। आदिल के पकड़े जाने के बाद ये पूरा जो नेटवर्क है वो ध्वस्त हो गया और फिर ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जो विस्फोटक था, पूरा विस्फोटक जो है बरामद कर लिया गया, हथियार मिले और कई डॉक्टर गिरफ्तार हुए। तो इसी बात के चलते जो उमर मोहम्मद है वो पैनिक मोड में आ गया और उसने तुरंत 10 नवंबर को, जब ये पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया, तो 10 नवंबर को सुबह 7 बजे उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से अपनी गाड़ी को लिया और वहां से सुबह 7 बजे वो निकल गया और एकदम से पैनिक मोड में था। उसको ये लग रहा था कि उसके साथी पकड़े गए हैं, विस्फोटक मिल गया है, अब वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। तो वो दिल्ली की तरफ भागा और गाड़ी में विस्फोटक था। इसके बाद वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा और वो शायद उमर मोहम्मद ने पाकिस्तान में किसी दो से बात और कर रहा गाड़ियों होगा को कि या प्रोक्योर किससे बात किया कर रहा था, होगा। खरीदा था। उस गाड़ी के अलावा जो इस धमाके में इस्तेमाल हुई, उन 2 गाड़ियों का क्या पता चल पाया है? देखिए, अभी तक उन गाड़ियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 2 गाड़ियों की बात और आ रही कि 2 गाड़ियों को और परचेज किया गया था, लेकिन वो गाड़ियां कहां हैं, वो गाड़ियां क्या दिल्ली एनसीआर में हैं या दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं, उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वो गाड़ियां किस मॉडल की हैं, कौन सी गाड़ियां हैं और साथ में वो गाड़ियां किससे ली गई हैं, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि ये जानकारी जरूर मिल रही है सूत्रों से कि 2 और गाड़ियों को परचेज किया गया था, लेकिन उन गाड़ियों के बारे में कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। एनआईए के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो इस मामले में लगातार तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है और छापेमारी के बाद हो सकता है कि गाड़ियों के बारे में जानकारी मिले और इस मॉड्यूल के जितने लोग भागे हुए हैं उनके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी मिल पाए। तो लगातार एनआईए के साथ साथ जो तमाम राज्यों की पुलिस है वो लगातार तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है और जितने भी लोग इस पूरे जैश-ए मोहम्मद के मॉड्यूल से कनेक्टेड हैं उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। बहुत सारे लोग डिटेन किए जा रहे हैं। मेवात में भी छापेमारी हुई है और मेवात से एक मौलाना पकड़ा गया है जिसने मुजम्मिल को अपना घर किराए पर दिया था, जहां से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। तो ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक और बात विकास सामने आई है कि जहां पर धमाका हुआ वहां पर 8 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके अलावा 22 और ऐसी गाड़ियां हैं जिनको नुकसान हुआ है, तो कुल 30 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो विस्फोट है वो कितना शक्तिशाली था। 30 गाड़ियां डैमेज हुई हैं और ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त फरीदाबाद से, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर मल्टीपल एजेंसीज ने छापेमारी की है और एक ट्रक में सामान लेके हरियाणा पुलिस निकली है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी वहां पर हैं, उनके पास जाएंगे, इस खबर का और अपडेट लेंगे। लेकिन इस खबर से पहले सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल के पास। उनके पास एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, जहां 200 से ज्यादा रेड पड़ी है और ये 200 से ज्यादा रेड सेना, पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल लगभग सभी ने की है। और एक साथ इस रेड में ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन कौन था। आपको मैं यहाँ पर 2 तस्वीरें भी दिखा दूं कि जहां एक और 200 रेड चल रही हैं, तो वहीं उसके साथ साथ ये भी साफ हो रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल सब एक साथ शोपियान, कुलगाम और सब आसपास के इलाकों में लगातार ये रेड कर रहे हैं। ये रेड के जरिए ही पता लगेगा कि इनके पीछे और कितने लोग शामिल हैं। जमाते इस्लामी के कई सारे ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। जम्मू कश्मीर में रेड की जा रही है, दिल्ली में और आसपास के इलाकों में भी छापेमारी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना, सुरक्षा बल और उनके साथ साथ बाकी सारी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं।